तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज मटका को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है 1975 से। पूरे देश में इमरजेंसी लग चुकी है, सड़कों पर माहौल खराब है, दंगे हो रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। पूरे देश में एक अलग ही लेवल की टेंशन चल रही है, लेकिन इन सबके बीच कैमरा हमें एक बहुत ही अजीब सीन दिखाता है। हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम है ब्रिज भट्टी। इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, शरीर खून से लथपथ है, सांसें उखड़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये आदमी बस कुछ ही पलों का मेहमान है। वहीं तो पुलिस वाले उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन तभी ये पुलिस वाले आपस में शर्त लगाने लगते हैं, जिसमें से एक पुलिस वाला कहता है कि अगर ये आदमी बच गया तो मैं तुझे 9 गुना पैसा दूंगा। इससे हम समझ पाते हैं कि शहर का माहौल कितना ज्यादा बुरा है, जहाँ एक मरते हुए इंसान की आखिरी सांसों पर भी दाव लगाया जा रहा है। फिर यहाँ से कहानी 11 साल पीछे जाती है, जहाँ हमें ब्रिज भट्टी के बारे में सब कुछ पता चलेगा। हम देखते हैं कि ब्रिज भट्टी कोई डॉन या करोड़पति आदमी नहीं है, वो एक बहुत ही सीधा साधा और गरीब आदमी है। उसके पास खुद का कोई घर नहीं है, वो एक छोटी सी किराए की खोली में अपनी पत्नी बरखा के साथ रहता है। आज महीने की शुरुआत है और मकान मालिक दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि उसे किराया चाहिए, लेकिन ब्रिज के पास पैसे नहीं है। वो बहुत मिन्नतें करके मकान मालिक से केवल 10 दिनों का टाइम मांगता है, जिस पर मालिक भी मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिज काम करता है एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल में। इस मिल का मालिक है लालजी भाई। लालजी भाई कोई आम आदमी नहीं है, वो शहर का बहुत रईस आदमी है और सब लोग उससे डरते हैं। ब्रिज पिछले कई सालों से लालजी भाई के यहाँ बहुत ईमानदारी से पसीना बहा रहा है, लेकिन लालजी भाई केवल कपड़े नहीं बनाता, वो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। लालजी अपनी फैक्ट्री में ही एक सट्टे का बहुत बड़ा अड्डा चलाता है। इस सट्टे का रूल सिंपल है, 1 से लेकर 10 नंबर तक के ताश के पत्ते होंगे। पब्लिक किसी एक नंबर पर पैसा लगाती है, अगर वो नंबर खुल गया तो लालजी भाई पब्लिक को 1 का डबल पैसा देंगे। यहीं पर हमें ब्रिज भट्टी का एक हिडन टैलेंट पता चलता है। ब्रिज के हाथों में एक अजीब सा जादू है, वो ताश की गड्डी को ऐसे फेंटता है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर निकाल सकता है। एक दिन सट्टे के अड्डे पर एक बहुत ही गरीब औरत आती है। उसका पति बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, इसलिए वो औरत अपनी जिंदगी भर की कमाई पूरे 50 रुपए, जो उस जमाने में करीब 5000 रुपए के बराबर थे, वो 5 नंबर पर लगा देती है। तब लालजी भाई की नजर बहुत तेज थी, वो देख लेता है कि 5 नंबर पर बहुत सारा पैसा लग गया है, अगर 5 नंबर आया तो उसका काफी नुकसान हो जाएगा। तब लालजी भाई तुरंत ब्रिज को आंखों से इशारा करता है कि नंबर बदल देना, जिसके बाद ब्रिज अपने हाथों की चालाकी दिखाता है और वो नंबर को इस तरह बदलता है कि वो 5 नंबर कभी आता ही नहीं। इससे लालजी भाई को तो फायदा हो जाता है, लेकिन वो गरीब औरत फूट फूट कर रोने लगती है कि अब उसके पति के इलाज का आखिरी सहारा भी छीन लिया गया। तब ब्रिज का दिल अंदर से रो पड़ता है, उसे बहुत गिल्टी फील होता है। वो चुपचाप उस औरत के पास आता है और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे देता है, ताकि वो अपने पति की जान बचा सके। इससे हम समझ पाते हैं कि ब्रिज गरीब जरूर है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है गुल नाम की लड़की से। गुल की जिंदगी में काफी दर्द है। हाल ही में एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई है, लेकिन पति के घर वाले इस मौत का जिम्मेदार गुल को ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह गुल ही मनहूस है जो अपने पति को खा गई, जिसके बाद यहाँ गुल को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि गुल के पास काफी पैसे हैं। दूसरी तरफ ब्रिज को अपने काम में मदद के लिए एक ऐसे आदमी की तलाश है जो कम पैसों में ज्यादा मेहनत कर सके, क्योंकि माल लोड करने वाले ज्यादा पैसा मांग रहे थे। तब उसे मिलता है दगड़ू। दगड़ू के पैरों में कोई दिक्कत थी, इसलिए वो लंगड़ा कर चलता है, लेकिन उसके हाथों में काफी ताकत है, जो ब्रिज का काम बहुत ईमानदारी से कम पैसों में करने को मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिज की एक अपनी छोटी सी दुनिया है। उसकी पत्नी बरखा प्रेग्नेंट है और ब्रिज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ब्रिज की जिंदगी में शांति कहाँ लिखी थी। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है लक्ष्मण और उसे सब प्यार से लच्छू कहते हैं। लच्छू एक नंबर का बिगड़ैल लड़का है, उसे शॉर्टकट से पैसे कमाने की गंदी आदत है। पहले उसने शेयर मार्केट में सारा पैसा डुबाया और अब उसने जुए और सट्टा में बाजार से बहुत सारा पैसा उधार ले लिया है। इसी के चलते एक दिन लच्छू जान बचाकर भागता हुआ घर आता है और उसके पीछे पीछे शहर का खुखार गुंडा जीनू भाई भी आ जाता है। जीनू भाई का उसूल एकदम पक्का है। उसने लच्छू को 5000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन लच्छू ना तो पैसा लौटा रहा है और ना ही ब्याज दे रहा है। फिर जीनू भाई गुस्से में चाकू निकालता है और ब्रिज और उसकी पत्नी के सामने ही लच्छू की उंगली काटने लगता है। ब्रिज ये सब देखकर घबरा जाता है। वो आगे आता है, लेकिन जीनू भाई के गुंडे आने नहीं देते। फिर ब्रिज कहता है कि सुनो, मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें 5000 के बदले पूरे 10,000 रुपए दे दूंगा। अब उस जमाने में 1 रुपए की कीमत ही 100 रुपए के बराबर थी, यानी ब्रिज ने जीनू भाई से आज के हिसाब से करीब 10 लाख रुपए चुकाने का वादा कर लिया था, जो सुनकर बरखा भी घबरा जाती है। फिर 10,000 का नाम सुनते ही जीनू भाई भी मान जाता है और कहता है कि अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो इस बार मैं तेरा हाथ उखाड़ ले जाऊंगा, जिस पर ब्रिज भी कहता है ठीक है। लेकिन अब ब्रिज के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि 10 दिन में इतना सारा पैसा कहां से आएगा। हालांकि ब्रिज को लच्छू पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे कुछ कह नहीं पाता। फिर काफी सोचने के बाद ब्रिज के पास केवल एक ही रास्ता बचता है। वो सोचता है कि उसने अपने सेठ लालजी भाई के यहाँ काफी ईमानदारी से सेवा की है, उसे खूब पैसा कमा कर दिया है, तो लालजी भाई उसकी मदद कर देंगे। इसलिए
इसलिए ब्रिज लालजी भाई को ढूंढता हुआ रेस कोर्स पहुंच जाता है, जहां घोड़ों की रेस होती है और अमीर लोग उस पर सट्टा लगाते हैं। लालजी भाई वहां वीआईपी स्टैंड में बैठे हुए थे। ब्रिज किसी तरह धक्के खाता हुआ सिक्योरिटी को पार करता हुआ लालजी भाई तक पहुंचता है। फिर वो हाथ जोड़कर लालजी भाई से पैसे मांगता है कि उसे बेहद जरूरत है, लेकिन लालजी भाई का दिल पत्थर का था। वो ब्रिज को साफ मना कर देता है, यहाँ तक कि वो उल्टा उसकी बेइज्जती भी करता है। वो कहता है कि तू ठीक से काम तो कर नहीं पाता और यहाँ पैसे मांगने चला आया। इस तरह से वो ना जाने ब्रिज को क्या क्या नहीं सुनाता। अब ब्रिज को तो गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने लालजी भाई पर चिल्ला देता है कि आप ये सारा पैसा बेईमानी से कमा रहे हैं, ये बेईमानी का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। इस पर लालजी भाई आग बबूला हो जाता है और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिससे गार्ड्स ब्रिज को धक्का मार कर वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। अब ब्रिज बुरी तरह घायल हो जाता है, उसके हाथ से खून बह रहा था। तभी वहाँ अचानक गुल आती है, जो वहाँ अपने दोस्तों के साथ सिर्फ रेस देखने आई थी। तब ब्रिज को खून से लथपथ देखकर वो घबरा जाती है और कहती है कि सर आपको इलाज की जरूरत है। लेकिन ब्रिज तो गुस्से से जल रहा था। वो गुल से कहता है कि मेरा इलाज छोड़िए, आप अंदर रेस देखने जा रही है ना, तो एक काम कीजिए, 1 नंबर घोड़े पर पैसा लगाइए, वही घोड़ा जीतने वाला है। गुल हैरानी से पूछती है कि आपको कैसे पता? तो ब्रिज उसे समझाता है कि मैंने ध्यान से देखा है, उस 1 नंबर घोड़े के जॉकी के जूते सबसे ज्यादा घिसे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि उसने अपने घोड़े के साथ बहुत मेहनत की है। जिसके बाद गुल अंदर जाती है और वो कभी सट्टा तो नहीं खेलती थी, लेकिन ब्रिज के कॉन्फिडेंस को देखकर वो पहली बार 1 नंबर घोड़े पर अपना पैसा लगा देती है। यहाँ सबको लगता है कि गुल के पैसे डूब जाएंगे, लेकिन जब रेस खत्म होती है तो नंबर 1 घोड़ा सच में जीत जाता है। इससे गुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसने पहली बार पैसा लगाया था और वो जीत चुकी थी। इधर ब्रिज दिहाड़ी मजदूरों की तरह छोटे मोटे काम करने लगता है, क्योंकि लालजी भाई उसे अब काम पर नहीं रखने वाला। हालांकि ब्रिज को भी पता है कि इस मजदूरी से 10 दिन में 10,000 रुपए नहीं कमाए जा सकते, उसे कुछ अलग और कुछ बड़ा करना होगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जिस तरह लालजी भाई अपना सट्टा चलाता था, ब्रिज फैसला करता है कि वो भी अपना सट्टा खोलेगा। लेकिन लालजी भाई के सट्टे में और ब्रिज के सट्टे में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि ब्रिज ईमानदारी से खेलेगा और जहाँ लालजी भाई 1 का डबल देता था, वहाँ ब्रिज ने मार्केट में ऐलान करवा दिया कि वो 1 का 9 गुना देगा। ये बात जब लालजी भाई तक पहुँची तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हंसते हुए कहा कि अरे उसके पास खुद खाने के पैसे तो है नहीं, वो लोगों को 9 गुना पैसा कहाँ से देगा। और हम देखते कि लालजी भाई ने सच ही कहा था। पहले दिन ब्रिज के पास केवल 4 से 5 लोग ही सट्टा खेलने आए और पब्लिक को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। इससे ब्रिज उदास हो जाता है। फिर जब वो हार कर घर आता है, तभी ब्रिज को अपनी चौल में एक चीज दिखती है। चौल की सारी औरतें मिलकर मंडली चिट फंड चलाती थी। हर महीने सब पैसा जमा करती और एक पर्ची निकाली जाती, जिसका नाम आता उसे पूरा पैसा मिल जाता। लेकिन ब्रिज ने नोटिस किया कि उसकी पत्नी बरखा का नाम तो कभी आता ही नहीं। फिर जब उसने चुपके से उस मटके को चेक किया तो देखा कि मटके के अंदर सारी पर्चियों पर केवल एक ही औरत का नाम लिखा है, यानी एक धोखा है। औरतें पहले से डिसाइड कर लेती थी कि आखिर पैसा किसको देना है, इसलिए बरखा का नाम नहीं आता था। ये सब देखकर ब्रिज को समझ आ गया कि केवल बोलने से ईमानदारी साबित नहीं होगी, उसे पब्लिक को दिखाना भी पड़ेगा। फिर अगले दिन वो पब्लिक को इकट्ठा करता है। जब नंबर खोलने का टाइम आता है तो वो पब्लिक को बताता है कि आज 7 नंबर और 2 नंबर पर सबसे कम पैसा लगा है। अगर मैं ये नंबर खोलूंगा तो मुझे फायदा होगा और आपका नुकसान। इसके बाद वो ताश की गड्डी से वही नंबर निकालता है, पहला पत्ता फिर दुग्गी। ये देख पब्लिक हैरान हो जाती है और ब्रिज उनसे कहता है, देखा आपने, मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी का नंबर ला सकता हूँ। ये एक बेईमानी का खेल है, लेकिन आज से मैं इस खेल को बदल रहा हूँ। अब से पत्ता मैं नहीं निकालूंगा, बल्कि आप लोगों में से ही कोई निकालेगा और जो नंबर निकलेगा उसका 9 गुना पैसा मैं आपको दूंगा। इस तरह से ब्रिज ने पब्लिक को ही खेल का मालिक बना दिया। ये एक मास्टरमाइंड चाल थी, जिससे लोगों का विश्वास जुड़ जाएगा। इसके बाद जब लालजी भाई को ये बात पता चली तो उसने ब्रिज को टेस्ट करने के लिए अपने आदमी सामा को भेजा। सामा ने आकर जानबूझकर 2, 4 और 6 नंबर पर 300 रुपए का भारी दाव लगा दिया। अगर वो जीतता तो ब्रिज को उसे 9 गुना ज्यादा रुपए देने पड़ते। तब यहाँ ब्रिज डरते डरते ये रिस्क ले लेता है, लेकिन उस दिन वो नंबर नहीं खुला और लालजी भाई के 200 रुपए डूब गए, जिससे ब्रिज को चैन की सांस आई। इसके बाद ब्रिज घर आकर उस खेल को और भी मजेदार बनाने लगता है। उसने ओपन और क्लोज का सिस्टम निकाल दिया। पहले सिर्फ शाम को 6 बजे नंबर खुलता था, अब उसने कहा कि दिन में 2 बार नंबर खुलेगा, शाम 6 बजे और रात को 9 बजे। फिर खेल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ब्रिज ने लॉन्च किया जोड़ी सिस्टम। मतलब अगर आपने ओपन और क्लोज दोनों का नंबर सही गैस कर लिया तो आपको 9 गुना नहीं, सीधा 90 गुना पैसा मिलेगा। और 90 गुने का नाम सुनते ही पब्लिक पागल हो गई। लोग पागलों की तरह पैसा लगाने लगे। इन सबके बीच सांबा फिर वापस आया। इस बार लालजी भाई ने उसे बहुत सारा पैसा देकर भेजा था। सांबा ने हर एक जोड़ी पर 100-100 रुपए लगा दिए। अगर एक भी जोड़ी फंसी तो ब्रिज को 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद जब पत्ते खुले तो सभी के होश उड़ गए। सांबा की एक जोड़ी लग गई थी, जो देख तो पब्लिक के होश उड़ गए कि ब्रिज अब क्या करेगा, इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा, क्योंकि ब्रिज के पास तो पैसे है ही नहीं। लेकिन ब्रिज अपनी जुबान का पक्का था। उसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी पाई पाई जोड़कर उसी वक्त सांबा के हाथ में पूरे 9,000 रुपए रख दिए। जो देख लच्छू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये पैसा तो आखिरी समय पर ब्रिज जीनू भाई को देने वाला था और अगर वो पैसा नहीं देगा तो जीनू भाई इस बार लच्छू की उंगली नहीं बल्कि ब्रिज का हाथ काट देगा। खैर यहाँ से सांबा वो पैसे ले जाकर लालजी भाई को दे देता है, जिससे
लालजी भाई बहुत खुश होता है कि अब तो ब्रिज बर्बाद हो गया, वो ऐसे में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम देखते कि लालजी भाई गलत था। ब्रिज ने अपना पैसा जरूर गवाया था, लेकिन उसने मार्केट में जो चीज कमाई थी उसकी कीमत करोड़ों में थी, और वो था पब्लिक का भरोसा। अब पब्लिक को यकीन हो गया था कि ब्रिज पैसा लेकर भागने वालों में से नहीं है। वहीं 10 दिन पूरे हो चुके थे तो ब्रिज सीधा जीनू भाई के पास आता है, और ब्रिज के पास पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए वो जीनू भाई से कुछ और मोहलत मांगता है। साथ ही वो उसे अपना नया बिजनेस प्लान भी समझाता है। अब यहाँ जीनू भाई को तो पता चल गया था कि ब्रिज का नाम मार्केट में चलने लगा है। फिर ब्रिज का दिमाग देखकर जीनू भाई इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो केवल टाइम ही नहीं देता बल्कि ब्रिज को और पैसा देकर उसका पार्टनर बन जाता है। अब ब्रिज को उड़ने से कोई रोक नहीं सकता था, उसे अब एक बड़ी जगह की जरूरत थी, इसलिए वो जीनू भाई के पैसों से एक बड़ी जगह खरीदता है और अपने धंधे को बड़ा करने लगता है, जिसके कुछ ही दिनों में नियम थोड़े और बदल जाते हैं। अब ताश के पत्ते ऐसे ही निकाले नहीं जाते थे, बल्कि एक बहुत बड़े मटके के अंदर से निकाले जाने लगे थे, और उसी दिन से इस खेल का नाम पड़ा था मटका। फिर देखते देखते ब्रिज ने खेल को और दिमागी बना दिया। उसने नियम निकाला कि अगर आपने 3 नंबर चुने हैं और उनका टोटल जैसे 5 + 5 + 6 16 होता है, तो उसका ओपन और क्लोज नंबर 6 माना जाएगा, जिसमें जीतने की रकम और ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से लोग मटके में पैसा लगाने लगते हैं। इसी बीच ब्रिज की पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ी खुशी आती है। बरखा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, जो देखकर तो ब्रिज बहुत खुश होता है। फिर यहाँ बरखा अपने बेटे का नाम अनमोल रखती है, क्योंकि उसके आने से ब्रिज का काम चल चुका था और वो उनके लिए एक अनमोल तोहफा था। इसके बाद हम टीपी नाम के एक जिद्दी और ईमानदार पत्रकार को देखते हैं। वो एक ऐसे बड़ी मीडिया हाउस में काम करता है जहाँ इंटरनेशनल खबरें छपती हैं, लेकिन टीपी इस सट्टे की दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि टीपी के सगे भाई ने इसे जुए के लत में अपना सब कुछ हार कर आत्महत्या कर ली थी। इसलिए टीपी इन काले धंधों को एक्सपोज करना चाहता है, लेकिन उसका बॉस उसे हमेशा रोक देता है, क्योंकि बॉस को लगता है कि ये बहुत ही छोटा मुद्दा है, हमें तो बड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए। उधर हम देखते कि मटके के कई अड्डे खुल गए थे, लेकिन उतनी पब्लिक नहीं आ रही थी जितनी ब्रिज ने सोची थी। इससे कलेक्शन कम हो रहा था और ब्रिज टेंशन में था। वहीं ब्रिज ने घर का काम संभालने के लिए रुक्मणी नाम की एक औरत को रख लिया था, जिससे बरखा बहुत खुश थी। अब एक दिन दगड़ू को अपने घर जाने के लिए किराए के 2 रुपए चाहिए थे, तो ब्रिज ने बरखा से पैसे मांगे, और बरखा ने बताया कि पैसे कुछ डिब्बे में रखे हैं। फिर जब ब्रिज ने उन डब्बों को चेक किया तो देखा कि बहुत सारे डब्बों में 10-10 रुपए रखे थे, लेकिन केवल एक ही डब्बे में 2 रुपए थे। इस छोटी सी चीज को देखकर ब्रिज के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने इसी तरह की 9 मटकियों का कॉन्सेप्ट निकाला। उसने हिसाब लगाया कि अगर पब्लिक सारी मटकियों पर पैसा लगा भी दे, तब भी अंत में मेरे सिस्टम के पास 1 रुपया बचेगा ही बचेगा, और वही 1 रुपया हमारी असली कमाई होगी। यहीं से ब्रिज ने मटके का सबसे खतरनाक नशा लॉन्च किया, जिसमें था सिंगल पाना, अगर ये आया तो 150 गुना पैसा मिलेगा। फिर था डबल पाना, अगर ये आया तो 300 गुना पैसा मिलेगा। उसके बाद था ट्रिपल पाना, और अगर ये आया तो सीधा 1000 गुना पैसा मिलेगा। ये सुनते लोगों के दिमाग सुन्न हो गए। 1000 गुना का लालच ऐसा था कि जिसने कभी सट्टा भी नहीं खेला था वो भी मटका खेलने पहुंच गया था। अब एक दिन रास्ते में गुल ब्रिज को देखते ही पहचान जाती है, जो कि वहीं से गुजर रही थी। तब वो ब्रिज को रेस कोर्स में जिताने के लिए थैंक यू बोलती है, और वो उसे अपने जीतने वाले पैसों का हिस्सा देना चाहती है, पर ब्रिज हंसकर मना कर देता है कि ये तो आपकी कमाई है। फिर ब्रिज उसे अपने मटके के नए बिजनेस के बारे में बताता है कि आपने अमीरों के सट्टे में पैसा कमाया है और मैं यहाँ आम आदमी के लिए सट्टा चलाता हूँ। पर गुल को ये खेल कुछ समझ नहीं आता। वो बस मजे मजे में एक ट्रायल के तौर पर पूरे 500 रुपए लगा देती है, जो देख सब लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी रकम। जिसके बाद शाम को जब नंबर खुलता है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। 9 और 7 नंबर की जोड़ी खुल जाती है, और किसी अनजान आदमी ने इस जोड़ी पर भारी भरकम पैसा लगाया हुआ था, और अब ब्रिज को उस आदमी को पूरे 15,000 रुपए देने थे। तब ब्रिज के पास केवल 10,000 रुपए कैश थे, इसलिए वो उस आदमी से कहता है कि बाकी के 5,000 रुपए मैं कल दे दूंगा। लेकिन तभी गुल बीच में आ जाती है, जो सब कुछ बैठे हुए आराम से देख रही थी। वो अपने पर्स से 5,000 रुपए निकाल कर ब्रिज को दे देती है और कहती है कि जब तुम्हारे पास आएंगे तो मुझे दे देना। जिसके बाद ब्रिज ने उसी वक्त उस आदमी को पूरे 15,000 रुपए कैश दे दिए। इस घटना ने पूरे शहर में आग की तरह काम किया, और पब्लिक का भरोसा ब्रिज पर 100% हो गया कि ये आदमी बहुत ईमानदार है, जो किसी का भी पैसा नहीं मारता। जिसके बाद कुछ ही दिनों में ब्रिज भी गुल के वो पैसे लौटा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एक दिन ब्रिज के पास खबर आती है कि मटके में एक बहुत बड़ा 8,000 रुपए का ब्लाइंड दाव लगा है। अगर ये नंबर खुल गया तो मटका रातों रात कंगाल हो जाएगा, क्योंकि फिर इन्हें बहुत बड़ी रकम चुकानी होगी। और अब तो ब्रिज ने यह मटका फोन के जरिए ऑटोमेट कर दिया था। तब यह सुनकर ब्रिज तुरंत अपने पार्टनर जीनू भाई को कॉल मिलाता है। ब्रिज उसे समझाता है कि अगर नंबर नहीं खुला तो 4,000 का फायदा आपका और 4,000 का मेरा, लेकिन अगर नंबर खुल गया तो आधा नुकसान आप भरोगे और आधा मैं। जिस पर जीनू भाई मान जाता है, और दगड़ू ये सब देख रहा था। फिर ब्रिज उसे बताता है कि इसे कहते हैं असली रिस्क पार्टनर, जिसमें सारा लोड आपके ऊपर नहीं आता। ये देख दगड़ू समझ जाता है कि ब्रिज कितना दिमाग का आदमी है। पर ब्रिज की किस्मत अच्छी थी, वो नंबर कभी आता ही नहीं, जिससे उसे 4,000 का मुनाफा होता है। फिर एक रात जब ब्रिज अपने घर पर जा रहा होता है, तभी यूनियन लीडर के बहुत सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं, क्योंकि अब मजदूर यूनियन लीडर को पैसे देने की जगह सारा पैसा मटके में लगाते थे। तब ये लोग ब्रिज को बुरी तरह मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ एंट्री होती है
है दगड़ू की। दगड़ू कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो तो पहले फौज में नौकरी करता था। फिर वो गुंडों को यहाँ बड़ी बुरी तरह मारता है और ब्रिज को बचा लेता है। फिर जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो बरखा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और ब्रिज पर चिल्लाने लगती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हर जगह बदनामी हो रही है, तुम कोई गलत काम कर रहे हो, क्योंकि ये चाल के लोग भी मुझे देखकर मुंह बनाते हैं। लेकिन ब्रिज उसे समझाता है कि वो जो भी कर रहा है पूरी ईमानदारी से कर रहा है। अब ऐसे कुछ समय बीतता है। फिर एक दिन गुल ब्रिज को शहर की एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट करती है। गुल ने शहर के बड़े बड़े रईस और बिजनेसमैन को मटके के बारे में बताकर उन्हें भी इस गेम के लिए एक्साइटेड कर दिया था। इसलिए अब वो चाहते थे कि ब्रिज आकर इन बड़े लोगों के सामने मटके का नंबर खोले और अब ये सारे लोग इस गेम का भी मजा उठा सके। तब ब्रिज पहली बार इतनी बड़ी और वीआईपी पार्टी में गया था। वहाँ की चकाचौंध अंग्रेजी बोलते हुए लोग और माहौल देखकर ब्रिज बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस एकदम गिर गया था, इसलिए वो बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ से भाग आता है। जिसके बाद अंत में मजबूरी में गुल को ही सबके सामने नंबर खोलना पड़ता है। फिर अगले दिन गुल गुस्से में ब्रिज के पास आती है और वो उसे खूब सुनाती है कि तुम बिना बताए कहाँ भाग गए थे। लेकिन फिर वो उसके सामने पैसों का एक बहुत बड़ा ढेर रख देती है। ये उस पार्टी का कलेक्शन था। बड़े बड़े लोगों ने इतना भारी पैसा लगाया था कि ब्रिज की आंखें फटी की फटी रह गई। और गुल ने बताया कि अब ये सारे बड़े लोग हमेशा मटका खेलेंगे, इन्हें चस्का लग गया है। ये सुनकर तो ब्रिज बहुत खुश होता है। इसके बाद ब्रिज ने अपना दिमाग चलाया और इस खेल को और बड़ा कर दिया। उसने संगम में कुछ ऐसी जोड़ियां बनाई कि अगर वो निकल गई तो इंसान को 1500 से लेकर 15,000 गुना तक का पैसा मिल सकता था। जिसके बाद शहर का हर इंसान, चाहे वो मिल का मजदूर हो या फिर बड़ा सेठ, सब मटके के नशे में डूब चुके थे और पैसों की बारिश हो रही थी। उधर ब्रिज का बिगड़ैल भाई लच्छू भी पीछे नहीं था। वो ब्रिज के साथ काम करता था, इसलिए वो कॉलेज के पास अपना एक मटका चला रहा था जिसे ब्रिज ने ही लगवाया था। वहीं एक दिन उसकी मुलाकात होती है वसुधा नाम की लड़की से, जो कॉलेज में ही पढ़ती है। यहाँ पहले इनकी बात छोटी सी लड़ाई से होती है, लेकिन फिर ये दोनों बात करने लगते हैं और एक तरह से दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आया था। फिर हम एक मिनिस्टर बापट को देखते हैं। बापट मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैंने शहर से सारा करप्शन और सारे अवैध धंधे खत्म कर दिए हैं। तभी वहाँ वो ईमानदार पत्रकार टीपी खड़ा होता है और कहता है कि शहर में मटका नाम का एक नया सट्टा खुला है, अगर इसे आज नहीं रोका गया तो एक दिन ये पूरे शहर को निकल जाएगा। लेकिन कोई भी टीपी की बातों पर ध्यान नहीं देता। इधर ब्रिज के ससुर जी यानी बरखा के पापा गाँव से उससे मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि गाँव में भारी बारिश की वजह से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर ससुर जी ब्रिज से कहते हैं कि मैंने सुना है तू सट्टा चलाता है, इसलिए तू हमारे गाँव में भी मटके का अड्डा खुलवा दे, मैं उसे चला लूंगा। लेकिन ब्रिज जानता था कि उसके ससुर जी ईमानदार नहीं है। फिर ससुर जी कहते हैं कि अगर अड्डा नहीं खुलवा सकता तो कम से कम मुझे मटके के 2 नंबर बता दे, ताकि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। लेकिन ब्रिज तो काफी ईमानदार था। वो साफ कह देता है कि आप मेरी जान मांग लो, पर मैं मटके का नंबर कभी किसी को नहीं बताता, क्योंकि मैं लोगों को ईमानदारी से खिलाता हूँ। मेरे गेम में जरा सा भी घपला नहीं होता। इसके बाद ब्रिज उन्हें जिंदगी भर आराम से खाने लायक पैसे दे देता है और कहता है कि मटके की बात अब दोबारा मत करना, जो देख बरखा भी हैरान थी। फिर एक दिन चौल की औरतें बरखा को ताने मारने लगती हैं और जब ब्रिज को ये बात पता चलती है तो वो बरखा को स्पेशल फील कराने के लिए एक चमचमाती कार खरीदता है। फिर वो बरखा को लेकर उसी रेस कोर्स के वीआईपी स्टैंड में जाता है, जहाँ से कभी लालजी भाई ने उसे धक्के मारकर निकाला था। यहाँ ब्रिज एक घोड़े पर पैसा लगाता है और वो जीत भी जाता है। जिसके बाद ब्रिज बरखा को वीआईपी स्टैंड में बैठे बड़े बड़े लोगों को दिखाते हुए कहता है, देख रही हो इन सूट बूट वाले लोगों को, यही लोग असल में देश चला रहे हैं और ये यहाँ बैठकर पैसा भी लगाते हैं, जो कि जुआ ही है, पर इन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। ये सुनकर तो बरखा भी अपने पति पर गर्व महसूस करने लगती है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इधर हमें पता चलता है कि वसुधा, जिससे लच्छू प्यार करने लगा है, वो कोई और नहीं बल्कि लालजी भाई छगाने की बेटी है। और जब लालजी भाई को पता चला कि उसकी बेटी लच्छू के साथ घूम रही है तो वो लच्छू को बुलाकर बहुत बेइज्जत करता है। फिर लालजी भाई एक शर्त रखता है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी नौकर से नहीं करूंगा, अगर तू अपने भाई ब्रिज के बराबर एक मालिक बनकर दिखाए तो ही मैं ये शादी करवा दूंगा। जो सुनकर तो लच्छू भी हैरान था कि वो ये सब करेगा कैसे। फिर लालजी भाई की बातों में आकर लच्छू शॉर्टकट अपनाता है। वो ब्रिज के ही कलेक्शन के पैसों में से घपला करने लगता है, जो कि उसकी पुरानी आदत थी। ऐसे करते करते कुछ समय बीतता है तो एक दिन ब्रिज को जब पता चलता है तो वो लच्छू को रंगे हाथों पकड़ लेता है, क्योंकि उसने इस बार घपला काफी बड़ा कर दिया था। फिर ब्रिज उसे डांटता है कि अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, चोरी क्यों की, और आज के बाद तुझ पर कोई भी भरोसा नहीं कर पाएगा। ये कहकर वो उसे खूब सुनाता है। तब वहीं बगल में दगड़ू भी ये सब सुन रहा था। इसी इंसिडेंट के बाद तो लच्छू को बहुत बुरा लगता है कि दगड़ू के सामने मेरे भाई ने मुझे इतना जलील कर दिया, और फिर उसके मन में ब्रिज को लेकर जहर भर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिज की बढ़ती हुई दौलत को देखकर एक दिन उसके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। बहुत सारे अफसर घर का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन ब्रिज का दिमाग बहुत तेज था। उसने सब कुछ पहले से प्लानिंग की हुई थी, इसलिए अफसर को एक भी वहाँ खोटा सिक्का नहीं मिलता और उन लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। फिर कुछ समय बीतता है और एक दिन बरखा कहती है कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, जो मेरी अधूरी रह गई थी। जिस पर ब्रिज भी मान जाता है और बरखा नीलकमल नाम के एक प्रोफेसर से अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू कर देती है। इसके बाद देखते ही देखते ब्रिज ने अपने परिवार के लिए एक बहुत ही शानदार और आलीशान बंगला खरीद लिया था। इस बंगले में उसने लच्छू के लिए भी कमरा
रखा था, लेकिन लच्छू अब उनके साथ नहीं रहता था, वो अलग रहने लगा था। हालांकि काम वो अभी भी मटके का ही करता था। इसी दौरान ब्रिज और गुल भी अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे, क्योंकि ब्रिज ने गुल को अपना पार्टनर बना लिया था और गुल हमेशा अमीर लोगों को मटका खिलाती थी, जिससे इन्हें काफी फायदा भी होता था। ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों साथ में होते हैं तो यहाँ मोमेंट बन जाता है और ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे, लेकिन एन मौके पर ब्रिज खुद को रोक लेता है और उसे अपने बेटे की याद आती है, इसलिए वो चुपचाप अपने घर लौट आता है। और ब्रिज को लग रहा था कि उसने सही किया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार गुल का ही चेहरा आ रहा था। जिसके बाद तो गुल लगातार उसे खत भेजना शुरू कर देती है और ब्रिज भी उनके जवाब देने लगता है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती सीक्रेट अफेयर में बदल जाती है और इन्हें भी अब मजा आने लगा था। वहीं मिनिस्टर बापट को समझ आ गया था कि ब्रिज कोई आम आदमी नहीं है। वो ब्रिज को अपने पास बुलाता है और धमकी देता है कि ये मटका पूरी तरह से बंद कर दे, वरना मैं कड़ा एक्शन ले लूंगा। इस पर ब्रिज भी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है कि मुझे भी पता है कि इस शहर में आपकी कितनी वाइन शॉप है, तो आप मुझे इलीगल काम के बारे में ज्ञान मत दीजिए। ये सुन बापट समझ जाता है कि ब्रिज ऐसे नहीं मानेगा। फिर वो अपना दिमाग चलाता है और बहुत ही गंदी चाल चलता है। उसे पता था कि मटके के नंबर शहर भर के अड्डों तक टेलीफोन के जरिए पहुंचाए जाते हैं, तो बापट ने ठीक 9 बजे नंबर खुलने के टाइम पर पूरे शहर की टेलीफोन लाइंस को जाम कर दिया, जिससे नंबर अड्डों तक नहीं पहुंच पाए और भारी कंफ्यूजन हो गया। इस तरह से बापट ब्रिज को परेशान करने लगा, जिससे ब्रिज का ही नुकसान होगा। फिर जब ये बात लालजी को पता चलती है तो वो इस बात का फायदा उठाता है। वो अगले दिन मटका के नाम से खुद का भी एक अड्डा खोल देता है और पब्लिक को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये सब जानने के बाद ब्रिज गुस्से में लालजी भाई के पास आता है और कहता है कि आपने मेरा आइडिया चुराया है। तो लालजी भाई हंसते हुए बोलता है कि धंधे में आइडिया चुराना कुछ नहीं होता, अगर तुझमें दम है तो मुझे रोक कर दिखा। इस पर लच्छू बीच बचाव में कहता है कि शहर को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, आधा आप संभालो और आधा हम। लेकिन ब्रिज साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हम पूरा शहर संभालेंगे, पब्लिक जिसके पास आएगी ये शहर उसका होगा। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। अब ब्रिज को इस टेलीफोन वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना था। फिर एक दिन जब वो होटल में था तब उसे कॉल पर गुल से बात करनी थी। यहाँ होटल से बात करने पर आवाज एकदम साफ आने लगती है। तब ब्रिज को पता चलता है कि वीआईपी जगहों पर मेन टेलीफोन एक्सचेंज में कभी डिस्टरबेंस नहीं होता, इसलिए अब उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता हो। फिर यहाँ काम आता है दगड़ू, जो एक सुलभा नाम की लड़की का पता करता है, जो कि मेन टेलीफोन एक्सचेंज में ही काम करती थी। दगड़ू सुलभा से दोस्ती कर लेता है और उसके साथ काफी समय बिताने लगता है। फिर दगड़ू अपनी बातों में सुलभा को फंसाता है, जिसके बाद अब सुलभा हर रात ठीक 9 बजे सीधा टेलीफोन एक्सचेंज रूम से मटके के नंबर पूरे शहर में एकदम क्लियर आवाज में अनाउंस करने लग जाती है। और सुलभा दगड़ू के प्यार के चलते ये सब कर रही थी, यानी मिनिस्टर बापट की ये चाल भी फेल हो गई। इसी बीच ब्रिज का बचपन का दोस्त अंतु शहर आता है। अंतु एक अच्छा इंसान है जो शहर को सुधारने के लिए पॉलिटिक्स में आया है और वो मिनिस्टर बापट के खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन बापट को हराना आसान नहीं था। ये सब जानने के बाद ब्रिज फैसला करता है कि वो अपने दोस्त अंतु को फुल सपोर्ट करेगा, ताकि इसी बहाने बापट से भी बदला ले सके। जिसके बाद ब्रिज ने एक और मास्टरमाइंड गेम खेला। उसने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का तरीका ढूंढ लिया, ताकि उसके ऊपर कभी भी कोई बड़ा केस ना हो सके और वो उन्हीं पैसों से अंतु को फंड देता रहे। हम देखते कि महाराष्ट्र सरकार की जो लॉटरी निकलती थी, ब्रिज के आदमी उस लॉटरी जीतने वाले आम इंसान के पास जाते, उसे सारा पैसा कैश में दे देते और उसका असली लॉटरी का टिकट खरीद लेते। फिर उस टिकट से वो सरकार से एकदम व्हाइट मनी ले लेते, जिसमें से टैक्स कट कर पैसा आता था और इस तरह से ब्रिज अपना व्हाइट मनी भी जोड़ रहा था। फिर इसी व्हाइट मनी को ब्रिज ने अंतु के इलेक्शन में पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया था और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो अंतु चुनाव जीत गया और उसने बापट को बुरी तरह हरा दिया। ये ब्रिज के लिए बहुत बड़ी जीत थी। इन सब के बाद अब ब्रिज के पास बेहिसाब पैसा था। उसने शहर भर में कई गुप्त ठिकाने बना लिए थे जहाँ नोटों की गड्डियाँ रखी जाती थी। उधर ब्रिज और गुल का प्यार भी गहरा हो चुका था। फिर एक दिन जब ब्रिज गुल के साथ होता है तो इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता और ये दोनों आज इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ दगड़ू और सुलभा भी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे, तो दगड़ू भी सुलभा को अपने बारे में सब सच बता देता है। इधर लच्छू के अंदर का लालच अब उसे अंधा कर रहा था। कुछ लोगों की मटके में जोड़ी आई थी, लेकिन वो 2 दिन पैसे लेट लेने आए। यहाँ उन्होंने ये बात लच्छू को बताई तो लच्छू ने उन्हें धक्के मार कर भगा दिया और पैसे देने से साफ मना कर दिया। इस पर तो इन लोगों ने कहा कि ब्रिज भाई तो ऐसा कभी नहीं करते, तुम उनसे बिल्कुल अलग हो, जिससे लच्छू को सब लोग गाली देने लगे थे। फिर एक दिन पुलिस लच्छू के अड्डे पर अचानक आ जाती है और उसे सट्टेबाजी के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पुलिस को पता चला कि लच्छू लोगों के पैसे मार रहा था। हालांकि ब्रिज टाइम टाइम पर पुलिस वालों को पैसे देता था चुप रहने के लिए, लेकिन इस लच्छू ने गड़बड़ कर दी। इसके बाद जब लच्छू जेल में होता है तो ब्रिज पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन वो लच्छू की जमानत नहीं कराता। वो लच्छू से कहता है कि तूने पब्लिक का पैसा मारकर बहुत बड़ी गलती की है, तुझे कुछ दिन जेल की हवा खानी ही पड़ेगी ताकि तेरे अंदर अकल आए। ये कहकर ब्रिज चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लच्छू ज्यादा दिन जेल में नहीं रुकता, क्योंकि पीछे से लालजी भाई वहाँ आता है और वो लच्छू को रिहा करवा लेता है। जिससे इतना तो साफ है कि लालजी भाई लच्छू को ब्रिज के खिलाफ यूज करने वाला है। यहीं पर यह एपिसोड 4 खत्म होता है।